Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. Today we will discuss about test number 4 जिसका सिलेबस है मसल एंड मूवमेंट. तो टेस्ट की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, when viewed in high magnification each dash is seen to contain a large number of myofibrils. Alpha muscle bundle, beta sarcomere, Charlie myofilament and delta muscle fiber. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली लार्ज मैग्निफिकेशन में जब हम मसल फाइबर को देखते हैं तो दैट कंटेन मायोफाइब्रिल्स. इसकी अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो उसमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मायोफाइब्रिल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन मसल फाइबर या मसल सेल. तो एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं. तो उन मायोफाइब्रिल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन द मसल फाइबर. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन कॉल्ड अल्फा आई बैंड, बीटा एम लाइन, चार्ली ए लाइन एंड डेल्टा जी लाइन. तो इस क्वेश्चन में एच जोन की जो है वो कंडीशन देखी गई. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एक्चुअली जो थिक फिलामेंट है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्चुअली ए बैंड को रिप्रेजेंट करता है और इस ए बैंड में जो ओनली थिक फिलामेंट का हिस्सा है जिसमें थिन फिलामेंट कंसिडर नहीं किया जाता दैट इज कंसिडर्ड एज एच जोन. और इस एच जोन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो कि इस एच जोन को डाइसेक्ट करती है, इसके मिडल में मौजूद होती है, इसको नाम दिया जाता है एम लाइन. तो इसको एम लाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. एम एक्चुअली वर्ड जर्मन वर्ड मिटलशैबे वर्ड से डिवाइड किया गया है जिसका मतलब मिडल है. तो दैट एम लाइन इज एक्चुअली मिडल इन द सार्कोमेयर. तो एक सार्कोमेयर के दरमियान में जो लाइन होती है उसको नाम दिया जाता है एम लाइन जो कि एच जोन को बाइसेक्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, द सेंट्रल थिक फिलामेंट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द अल्फा ए बैंड, बीटा आई बैंड, चार्ली थिन फिलामेंट एंड डेल्टा एच जोन. इस क्वेश्चन में सेंट्रल थिक फिलामेंट की बात की गई. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि जो सेंट्रल थिक फिलामेंट है द एंटायर लेंथ ऑफ द सेंट्रल थिक फिलामेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ए बैंड. सेंट्रल थिक फिलामेंट पर ओवरलैप क्या होता है थिन फिलामेंट में, तो इसका मतलब ए बैंड कंटेन थिक फिलामेंट एंड पार्टली थिन फिलामेंट. तो थिक फिलामेंट के साथ थिन फिलामेंट भी ए बैंड का हिस्सा होता है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल इज नोन एज अल्फा एक्सोप्लाज्म, बीटा सार्कोप्लाज्म, चार्ली सार्कोलेमा एंड डेल्टा प्रोटोप्लाज्म. इसमें मसल साइटोप्लाज्म का जिक्र किया गया जिसको स्पेशली नेम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म. तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. अल्फा ऑप्शन देखिए तो एक्सोप्लाज्म इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन एंड चार्ली ऑप्शन जो है सार्कोलेमा दैट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल. डेल्टा ऑप्शन में प्रोटोप्लाज्म कहा गया दैट इज लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल. तो कोई भी एक सेल जिसका इंटरनल कंपोनेंट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड डैश एंड डैश अल्फा ग्लाइकोजन मायोसिन, बीटा ग्लाइकोजन एंड हीमोग्लोबिन, चार्ली स्टार्च मायोग्लोबिन एंड डेल्टा ग्लाइकोजन मायोग्लोबिन. अब इसमें
साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, जिसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं, इसकी यूनिकनेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिकनेस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल इज इट कंटेन 3 मेन कंपोनेंट्स, जिसमें ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन एंड क्रिएटिन फॉस्फेट है। तो इन गिवन ऑप्शंस में जो 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, डेल्टा में ग्लाइकोजन एंड मायोग्लोबिन आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सार्कोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 6, overlapping of thick and thin filaments occurs in alpha I band, beta A band, Charlie M line and delta Z line। तो एक्चुअली इस सारे प्रोसेस में थिकनेस ऑफ द बैंड, ए बैंड अगर आप देखें जो कि थिक बैंड है, तो इसमें कंप्लीटली थिक फिलामेंट और पार्टली थिन फिलामेंट जो है वो ओवरलैप किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा ए बैंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स? अल्फा आई बैंड शॉर्टन्स ओनली, बीटा ए बैंड शॉर्टन्स एंड जी लाइन मूव फर्दर अपार्ट, चार्ली आई बैंड शॉर्टन एंड जी लाइन गेट्स क्लोजर, डेल्टा एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मसल के कंपैरिजन से हम ये बात समझ पाते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा। तो अगर रिलैक्स्ड मसल को देखें तो उसमें जो जी लाइंस का स्ट्रक्चर है और इस तरफ भी जी लाइन मौजूद है, और इन 2 जी लाइंस के कंसेक्टिव लोकेशन को या स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सार्कोमेर। हमने इस बारे में पहले जिक्र किया था कि जो 2 कंजक्टिव जी लाइन के दरमियानी हिस्सा होता है उसको नाम दे देता है सार्कोमेर, विच इज स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल सेल। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में देखें तो जी लाइंस जो कि रेड डॉटेड लाइन शो की गई हैं, दीज आर एबल टू बी कम क्लोजर टू ईच अदर। तो जी लाइंस जो है वो क्लोज हो गई हैं एक दूसरे के एज कंपेयर टू रिलैक्स्ड स्टेट। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज और रिलैक्स स्टेट को हम अगर डिस्कस करें तो जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर। दूसरे नंबर पे जो ये एरिया था, इस एरिया को हम कंसिडर करते हैं द ओनली थिन फिलामेंट दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज आई बैंड। तो अगर आप इस एरिया में देखें तो ओनली थिन फिलामेंट का हिस्सा जो है, आई बैंड का हिस्सा, ये भी शॉर्टन हो गया। तो 2 बुनियादी पॉइंट्स जो कि इसमें चेंज हुए हैं, जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, आई बैंड शॉर्टन, एच जोन दैट बिकम्स डिसअपियर। यहां पे ये हिस्सा है जो कि कंपैरेटिवली डिसअपियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में चार्ली विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, जिसमें कहा गया आई बैंड शॉर्टन एंड जी लाइन गेट्स क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सार्कोमेयर इज आइसोट्रोपिक? तो एक्चुअली जो बैंड्स हैं उसमें जो ये वाला बैंड बनता है ओनली थिन फिलामेंट पे, दैट इज आई बैंड एंड इट इज आल्सो नेम्ड एज आइसोट्रोपिक। और इस आइसोट्रोपिक का लफ्ज जो है वो एक्चुअली विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पोलराइज द लाइट। इससे लाइट क्योंकि पोलराइज नहीं होती इसलिए इसको नाम दिया जाता है आइसोट्रोपिक। और उसके मुकाबले में जो ए बैंड है दैट इज कंसिडर्ड एज एन आइसोट्रोपिक विच इज रिस्पॉन्सिबल टू पोलराइज द लाइट। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज अ रेड पिगमेंट दैट स्टोर ऑक्सीजन इन मसल सेल, अल्फा हीमोग्लोबिन, बीटा मायोग्लोबिन, चार्ली मायोसिन एंड डेल्टा एक्टिन। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है मायोग्लोबिन, दैट इज रेड पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द रेड कलर टू द मसल, और ये ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 10, पिक अप द डायमीटर ऑफ मायोफाइब्रिल, अल्फा 10 to 100 माइक्रोमीटर, बीटा 1 to 2 माइक्रोमीटर, चार्ली 16 to 18 माइक्रोमीटर एंड डेल्टा 7 to 8 माइक्रोमीटर।
तो इसमें हमें मायोफाइब्रिल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा गया है। तो एक मसल सेल और मायोफाइब्रिल, इन दोनों के डायमीटर हमारी बुक में मेंशन किए गए हैं। जैसे मसल सेल का डायमीटर बताया गया 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, इसी तरह से मायोफाइब्रिल का डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर बताया गया, जबकि थिक फिलामेंट का डायमीटर 16 नैनोमीटर एक्सप्लेन किया गया और थिन फिलामेंट का डायमीटर 7 to 8 नैनोमीटर। तो अगर आप चारों ऑप्शंस देखें तो हमने इनके डायमीटर जो है उनको स्पेसिफाई कर दिया। तो गिवन ऑप्शंस में से जो 1 to 2 माइक्रोमीटर बीटा ऑप्शन जो है दैट इज द डायमीटर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 11, इट कैन नॉट पोलराइज द विजिबल लाइट अल्फा ए बैंड ऑफ सार्कोमेयर, बीटा आई बैंड ऑफ सार्कोमेयर, चार्ली एच बैंड ऑफ सार्कोमेयर एंड डेल्टा एम लाइन ऑफ सार्कोमेयर। तो एक्चुअली बीटा आई बैंड ऑफ सार्कोमेयर विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि आई बैंड, आई का लेटर आइसोट्रॉपिक से ही ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पोलराइज द लाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, व्हेन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर एक्सेप्ट अल्फा Z line is brought closer, beta I band shortens, Charlie H zone disappear and delta A band shortens. That is actually a negating question. इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से यूं भी पूछा जा सकता है, when muscle fiber contract which event will not occur. तो या तो नॉट का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाएगा या एक्सेप्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमें आंसर्स में से वो आंसर चूज करना है जिसमें इवेंट इन्वॉल्व ना हुआ हो। जैसे Z लाइन इज ब्रॉट क्लोजर, तो Z लाइन क्लोजर होती है। इसी तरह से आई बैंड शॉर्टन भी होता है, H जोन डिसअपीयर होती है। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये तीनों काम हो रहे होते हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है डेल्टा ऑप्शन में ए बैंड शॉर्टन, तो ए बैंड शॉर्टन नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा ए बैंड शॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 13, जनरली ईच एंड ऑफ द एंटायर स्केलेटल मसल इज अटैच्ड टू बोन बाय अल्फा लिगामेंट, बीटा सार्कोमेयर, चार्ली टेंडन एंड डेल्टा कोलेजन। तो इस केस में मसल की अटैचमेंट के लिए, बोन से अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। तो इस डायग्राम में हमने इस स्ट्रक्चर को शो किया है कि बोन जो है वो मसल के साथ जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है दैट इज कॉल्ड एज टेंडन, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है और नॉन इलास्टिक टिश्यू है। सो द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज चार्ली टेंडन। क्वेश्चन नंबर 14, these muscles are primarily involved in locomotory actions and changes of body postures. Alpha smooth, beta cardiac, Charlie skeletal and delta unstripped. तो इसमें लोकोमोटरी एक्शंस के लिए और पोस्चर्स, अब लोकोमोटरी एक्शंस और पोस्चर्स हमारा वॉलंटरी एक्शन है और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे वॉलंटरी स्ट्राइटेड मसल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम स्केलेटल मसल का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन चेन देयर आर 2 strands ऑफ अनदर प्रोटीन, अल्फा मायोसिन, बीटा ट्रोपोमायोसिन, चार्ली ट्रोपोनिन एंड डेल्टा मायोग्लोबिन। तो जब हम थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें अगर हम ब्लैक लाइन देखें तो एक्टिन को शो किया गया है, इसी तरह से ब्लू लाइन जो कि उसके ऊपर रैप की हुई है दैट इज आल्सो अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दैट इज ट्रोपोमायोसिन, और 3 सब यूनिट ट्रोपोनिन के अटैच हैं। वन ऑफ देम इज अटैच्ड विद एक्टिन, सेकंड इज अटैच्ड विद ट्रोपोमायोसिन एंड थर्ड वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम आयन। तो इस गिवन क्वेश्चन में हम
आंसर कर सकते हैं बीटा, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। क्वेश्चन नंबर 16, सार्कोमेयर्स आर पार्ट ऑफ अल्फा मसल फाइबर्स, बीटा मायोफाइब्रिल्स, चार्ली मायोफिलामेंट्स एंड डेल्टा मायोनिम्स। तो एक्चुअली सार्कोमेयर्स पार्ट किसका है? तो सार्कोमेयर जो है दैट इज स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड किसमें शो हो रहे हैं? मायोफाइब्रिल्स में, विच कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट। तो इसमें हम राइट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बीटा मायोफाइब्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 17, a structural protein that with myosin carries out contraction also called microfilaments is alpha fibrin, beta troponin, charlie actin and delta tropomyosin। तो इसमें किन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मायोसिन के साथ इंटरेक्शन होता है? तो हम जानते हैं एक्टिन अटैच विद द मायोसिन। तो एक्चुअली क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन होता है, जिसके जरिए कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम एक्चुअली एक्टिन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगेन ये लाइन हमारी बुक की लाइंस में नहीं दी गई, लेकिन ग्लॉसरी में इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए एक्टिन की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसमें इस लाइन को इसी सूरत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ क्रॉस ब्रिजेस इज रेगुलेटेड बाय अल्फा कैल्शियम आयन, बीटा एटीपी, चार्ली ट्रोपोनिन एंड डेल्टा एक्टिन। तो क्रॉस ब्रिज की साइक्लिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए मींस क्रॉस ब्रिज का बनना और क्रॉस ब्रिज का डिटैच होना, उसके लिए रोल प्ले कौन करता है? तो एक्चुअली हम जानते हैं कि क्रॉस ब्रिज के बनने और टूटने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एटीपी। सो साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस इज मेंटेन्ड बाय एटीपी। क्वेश्चन नंबर 19, द थिक फिलामेंट इज अबाउट डैश नैनोमीटर इन डायमीटर। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि थिक फिलामेंट या मायोसिन जो कि 16 नैनोमीटर तक होता है, दैट इज ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। तो इस क्वेश्चन में हम आंसर कर सकते हैं डेल्टा, 16 नैनोमीटर डायमीटर होता है थिक फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस ब्रिजेस आर द लेटरल प्रोसेस projections on alpha actins, beta tropomyosin, charlie troponins and delta myosins। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर बनी हुई डायग्राम को देखते हैं। जी, तो इस डायग्राम में आप देखिए कि बुनियादी तौर पर थिक और थिन फिलामेंट का क्रॉस ब्रिज बनने के लिए स्ट्रक्चर को शो किया गया। तो हम ये जानते हैं कि जो थिक फिलामेंट है उसके अंदर मैनी मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं या मायोसिन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अगर एक मायोसिन मॉलिक्यूल को देखें तो उसका हेड का स्ट्रक्चर जो है वो उसमें से प्रोट्रूड आउट किया होता है। मैनी हेड्स आर एक्चुअली कम आउट, बल्जेज आउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर जो है हेड का स्ट्रक्चर एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ बाइंड करता है। तो एक्चुअली यहां पे लेटरल प्रोसेसेस या प्रोजेक्शंस की बात की गई तो थिक फिलामेंट के लेटरल प्रोसेसेस या प्रोजेक्शन किसके बनते हैं? मायोसिन मॉलिक्यूल के। तो हेड आर द लेटरल प्रोजेक्शंस ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 21, when cross bridges contract they pull the actin filament towards the alpha center of sarcomere, beta ends of the sarcomere, charlie right side of the sarcomere and delta left side of the sarcomere। तो एक्चुअली क्रॉस ब्रिज जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है।
जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो जी लाइंस हैं दैट विल कम क्लोजर टू ईच अदर। इन गिवन ऑप्शंस में जो सार्कोमेयर है उसका सेंटर क्या है, एम लाइन। तो हमेशा जो थिन फिलामेंट है दैट विल मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर। दैट इस लाइन को हम जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें कहा था थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट। तो एक्चुअली उसी बात को यहां पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, जब थिन फिलामेंट स्लाइड पास करती है ओवर थिक फिलामेंट तो दैट इज एक्चुअली मूव्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर। क्वेश्चन नंबर 22, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी इज कॉल्ड अल्फा टेटनी, बीटा क्रैम्प, चार्ली रिगर मॉर्टिस एंड डेल्टा टेटनस। Rigor mortis is actually stiffening of the body due to unavailability of ATP after death. उसके मुकाबले में tetany and cramp, these are also muscular problems due to deficiency of minerals or ions. लेकिन tetanus जो है that is a bacterial infection that is caused by Clostridium tetani. Question number 23. Dash tail consists of two long polypeptide chain coiled together. तो एक्चुअली कौन सा स्ट्रक्चर टू चेन्स पर मुश्तमिल होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। अब इन सब ऑप्शंस में देखिए तो ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन ये दोनों भी डबल हेलिक्स है, लेकिन जो मायोसिन है उसका बुनियादी स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है जिसमें एक हिस्से को हम कंसीडर करते हैं टेल एंड द अर्लियर पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज हेड। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि टेल कंसिस्ट ऑफ, टेल का पूछा गया है तो इसमें हम गिवन ऑप्शंस में से मायोसिन को मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, twisting around the actin chain are two strands of another protein, alpha troponin, beta tropomyosin, charlie myosin and delta myoglobin। तो इसमें एक्टिन चेन के गिर्द ट्विस्टिंग होती है डबल हेलिक्स की ट्रोपोमायोसिन की। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि थिन फिलामेंट में तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिसमें एक्टिन एक डबल हेलिक्स है, बीडेड फॉर्म में होता है या पर्ल फॉर्म में अपीयरेंस देता है। इसी तरह से मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन वो उसके ऊपर ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, और तीसरे नंबर पर ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो कि तीन सब यूनिट्स होते हैं, जो कि वन इज अटैच्ड विद एक्टिन, second is attached with tropomyosin and third is responsible to bind with the calcium ion. Question number 25. T-tubule and the terminal portion of adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum form alpha Z-line, beta triads, charlie H-zone and delta T-system. इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर बने डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो बुनियादी तौर पर तीनों स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, टी ट्यूब्यूल, टी सिस्टम एंड ट्राइड्स। तो अब इस डायग्राम में आप देखिए तो जो डीप पेनिट्रेशन ऑफ होलो ट्यूब्यूल्स हुई हैं, दीज आर कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल्स। टी एक्चुअली ट्रांसवर्स से है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बनती हैं सार्कोलिमा की पेनिट्रेशन की वजह से। और जब टी ट्यूब्यूल्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स कलेक्टिवली कहलाती हैं, उनको नाम दिया जाता है टी सिस्टम। और फिर टी ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में एडजेसेंट टर्मिनल पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है ट्राइड। ये बात हम प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्राइड का स्ट्रक्चर है ये बुनियादी तौर पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टर्मिनल पोर्शन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा टर्मिनल पोर्शन और टी ट्यूब्यूल, ये तीनों को इकट्ठा ट्राई तीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मींस तीन स्ट्रक्चर की कंबिनेशन है, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा ट्रायड। क्वेश्चन नंबर 26,
the sarcolemma of muscle fiber folds inwards and form a system of tubes running through the sarcoplasm, which is called alpha myofilaments, beta sarcoplasmic reticulum, Charlie Z lines and delta transverse tubule। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें बात ये पूछी गई कि सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर फोल्ड इनवर्ड, पेनिट्रेटेड इनवर्ड भी कहा जा सकता है, जो कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 27, when more energy is required in muscle contraction, then that energy can also be produced by alpha glucose, beta creatine phosphate, Charlie glycogen and delta lactic acid। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस एक स्कीम को स्टडी करते हैं कि बुनियादी तौर पर एटीपी को बनाने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहां पे कहा गया व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो बुनियादी तौर पर क्रिएटिन फॉस्फेट जो कि एक एनर्जी बैंक है, इस एनर्जी बैंक का बुनियादी तौर पर काम क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपना फॉस्फेट डोनेट करता है ताकि एडीपी से एटीपी बनाया जा सके। तो बुनियादी तौर पर एटीपी फॉर्मेशन ही होगी क्रिएटिन फॉस्फेट की क्रिएटिन में टूटने की वजह से। तो इसमें राइट ऑप्शन बीटा क्रिएटिन फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 28, accumulation in skeletal muscles causes alpha muscle fatigue, beta tetany, Charlie atrophy and delta cramp। तो इसमें लैक्टिक एसिड अकोमुलेशन कब होगी? जब एटीपी की डेफिशिएंसी होगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ एटी में बॉडी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दे तो अल्टीमेटली मसल फटीग हो जाती है ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो एट द टाइम ऑफ लाइफ अगर एटीपी की कमी हो जाए और उस कमी को पूरा करने के लिए सेल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दे तो लैक्टिक एसिड अकोमुलेशन हो जाती है, जिसको नाम दिया जाता है मसल फटीग। क्वेश्चन नंबर 29 है कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड्स टू अल्फा मसल फटीग, बीटा मसल एट्रोफी, चार्ली क्रैम्प एंड डेल्टा टेटनी। तो इसमें ये बोला क्वेश्चन भी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल का अगर आप टॉपिक देखें जो कि येलो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि इफ देयर इज कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ द मसल दैट विल लीड्स टू एट्रोफी। तो एट्रोफी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट इमोबिलाइजेशन का सबब बनता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्केलेटल मसल्स आर अल्फा अनस्ट्रिप्ड, बीटा वॉलंटरी, चार्ली इनवॉलंटरी एंड डेल्टा अर्लीस्ट। तो एक्चुअली बीटा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल विच इज वॉलंटरी, रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मूथ मसल। जैसे अनस्ट्रिप्ड, इनवॉलंटरी और अर्लीस्ट मसल, ये तीनों जो है खूबियां हैं स्मूथ मसल की। क्वेश्चन नंबर 31, विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? अल्फा सोडियम, बीटा कैल्शियम, चार्ली पोटाशियम एंड डेल्टा मैग्नीशियम। तो अगर एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, आयन विच इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन देखें तो दैट इज कैल्शियम, that is stored in the sarcoplasmic reticulum and at the time of contraction by gaining the nerve impulse from the neuromuscular junction, sarcoplasmic reticulum will release calcium ion जो कि फिर troponin के साथ बाइंड करता है, dispose of active site of actin होती है जिसके साथ क्रॉस ब्रिज बनते हैं और अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, sliding filament theory can be best explained as alpha actin and myosin filament do not shorten but rather slide past each other।
बीटा ऑप्शन है व्हेन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन. When myosin filaments slide past each other, actin filament shorten while myosin filament do not shorten. And delta, actin and myosin filament shorten and slide past each other. तो इन given options में alpha option is the most suitable option, जिसमें कहा गया actin और myosin filament shorten नहीं होंगे, closer होंगे. actin और myosin filament, अगर आप actin filament की लेंथ देखें तो यहां पे भी वही रही, मायोसिन फिलामेंट की लेंथ देखें तो यहां पे भी सेम नहीं, लेकिन एक्टिन फिलामेंट यहां पे दूर थे, इस जगह पे करीब आ गए. यहां पे भी मायोसिन फिलामेंट दूर थे. एक्टिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर मायोसिन, या थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट. यानी कि ये शॉर्टन नहीं होंगे बट कम क्लोजर टू ईच अदर, दे विल स्लाइड पास्ट टू सम ग्रेटर डिग्री. Question number 33. What is sarcomere? So sarcomere is the smallest structural या contractile unit of a muscle. तो given option में देखें, part alpha है part between two H lines, beta part between two A lines, Charlie part between two I bands and delta part between two Z lines. तो इनमें ऑप्शन में अगर देखिए तो डेल्टा ऑप्शन पार्ट बिटवीन टू जी लाइंस, तो सार्कोमेर इज प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस, तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सार्कोमेर. क्वेश्चन नंबर 34. इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज अल्फा एटीपी, बीटा ग्लूकोज, चार्ली क्रिएटिन फॉस्फेट एंड डेल्टा सुक्रोज. तो इमीडिएट सोर्स या मोस्ट एडवांस सोर्स इज एटीपी. क्वेश्चन नंबर 35. इन स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन एटीपी कैन बी जनरेटेड बाय अल्फा क्रेब्स साइकिल, बीटा ईटीसी, चार्ली ग्लाइकोलिसिस एंड डेल्टा पायरुविक एसिड. तो एक्चुअली यहां पे हमें एटीपी जनरेशन की बात की गई. एटीपी जनरेशन के दो मेथड्स हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, लेकिन गिवन ऑप्शंस में देखिए तो ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली पार्ट विच कैन बी अकर्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ग्लाइकोलिसिस के लिए क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 36. द कंट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन अल्फा ऑल और नन रिस्पॉन्स, बीटा ऑल और वन प्रिंसिपल, चार्ली ऑल और टू प्रिंसिपल एंड डेल्टा ऑल और थ्री प्रिंसिपल. तो इसमें ये एक बहुत फेमस प्रोसेस है जो कि हेडिंग हमारी बुक में दी गई है, ऑल और नन प्रिंसिपल. मींस all fibers will be involved in muscle contraction or no muscle fiber will be involved in muscle contraction. Question number 37. Sarcoplasmic reticulum is continuous system of sarcotubules extending throughout the sarcoplasm around the alpha muscle fiber, beta sarcomere, Charlie myofibrils and delta thick filament. तो इसमें ये क्वेश्चन भी येलो बॉक्स से लिया गया जो पेज नंबर 41 पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें मायोफाइब्रिल्स के बारे में यह कहा गया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सार्कोट्यूब्यूल एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सार्कोप्लाज्म अराउंड द मायोफाइब्रिल्स. तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली मायोफाइब्रिल्स. क्वेश्चन नंबर 38. When muscles are used actively, capillaries surrounding the muscle fibers as well as mitochondria within them increase in number and fiber synthesizes more alpha glycogen, beta calcium, Charlie hemoglobin and delta myoglobin. ये वाली इंफॉर्मेशन भी येलो बॉक्स में दी गई है जहां से ये एमसीक्यूज बनाया गया. पेज नंबर 41 पे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मसल में ये बताया गया कि मायोग्लोबिन इंक्रीज करेगा,
साइज ऑफ द मसल सेल इंक्रीज करेगा। तो डिफरेंट प्रोसेस बताए गए कि एक्सरसाइज की वजह से मसल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, उसमें से एक, मोर मायोग्लोबिन विल बी सिंथेसाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 39, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश मसल्स, अल्फा स्मूथ, बीटा स्केलेटल, चार्ली कार्डिक एंड डेल्टा एंटागोनिस्टिक। नो डाउट दीज आर स्केलेटल मसल, लेकिन यहां पर ट्राइसेप और बाइसेप को एज एंटागोनिस्टिक मसल, एक दूसरे के ऑपोजिट मसल्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। ये पैरेलल फैशन में मौजूद होते हैं, जिसमें जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा अल्टीमेटली रिलैक्स करता है। दोनों के एक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 40, ईच लाइट बैंड ऑफ सार्कोमेयर इज कॉल्ड अल्फा ए बैंड, बीटा आई बैंड, चार्ली एच जोन एंड डेल्टा जी लाइन। तो लाइट बैंड ऑफ सार्कोमेयर को नाम दिया जाता है आई बैंड। आइसोट्रॉपिक है बिकॉज इट कैन नॉट पोलराइज द लाइट, सो इट इज कॉल्ड एज लाइट बैंड, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट दैट इज आल्सो नेम्ड एज थिन फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 41, टर्म ज़्विशियन स्टैंड्स फॉर अल्फा ब्राइट, बीटा बिटवीन, चार्ली टॉप एंड डेल्टा बॉटम। एक्चुअली ज़्विशियन एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब है बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 42, मायोफिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिन फिलामेंट ओनली, बीटा थिक फिलामेंट ओनली, चार्ली थिन फिलामेंट ओनली एंड डेल्टा थिक एंड थिन फिलामेंट्स बोथ। तो अगर आप इसी डायग्राम के अंदर ये देखिए तो मायोफिलामेंट्स को हमने लेबल किया है फिलामेंट्स ऑफ मसल। मायो लफ्ज मसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड फिलामेंट filaments of muscle. There are two types of filaments of muscle, myosin and actin. तो actually actin and myosin both consider किया जाएगा delta option. Question number 43. Dash is the end of muscle which remain fixed when muscle contract. Alpha insertion, beta origin, Charlie belly and delta tendon. इस क्वेश्चन में फिक्स्ड पार्ट ऑफ द मसल की बात की गई। तो मसल के जो तीन पार्ट हैं उसमें से एक ओरिजिन जो कि फिक्स्ड रहता है, इंसर्शन मूवेबल होता है, और बेली दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। क्वेश्चन नंबर 44, द एक्टिन मॉलिक्यूल हैज डैश चेन्स, अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5। तो एक्टिन मॉलिक्यूल जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब यहां पे एक बात गौर कीजिए, एक्टिन फिलामेंट और एक्टिन मॉलिक्यूल में डिफरेंस होगा। एक्टिन फिलामेंट जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब वो तीनों प्रोटीन उसमें मौजूद होंगी जिसमें टोटल 7 पॉलीपेप्टाइड्स आएंगे। लेकिन जब एक्टिन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो दैट इज द ओनली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अमंग 3 प्रोटीन्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45, when muscle is required to contract, calcium ion bind with alpha actin, beta myosin, charlie troponin and delta tropomyosin। इस क्वेश्चन में कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड करेगा? तो कैल्शियम आयन थर्ड सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा ताकि क्रॉस ब्रिज बनने के लिए एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन की एक्सपोजर की जा सके। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन द मायोसिन ब्रिज एंड द एक्टिन, अल्फा NAD, बीटा ATP, चार्ली कैल्शियम एंड डेल्टा मायोग्लोबिन। We know that for the breakdown of cross bridges, energy is required, and source of energy, immediate source of energy is ATP. So right option will be beta ATP.
क्वेश्चन नंबर 47, सार्कोलिमा इज प्रेजेंट अराउंड अल्फा मायोफिलामेंट, बीटा मायोफाइब्रिल, चार्ली मसल सेल और डेल्टा मसल बंडल। तो एक्चुअली सार्कोलिमा मसल सेल या मसल फाइबर के गिर्द मौजूद होगी। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल सेल और मसल फाइबर। दैट विल बी द राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 48, थिन फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ अल्फा एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, बीटा एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, चार्ली एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, हीमोग्लोबिन, डेल्टा एक्टिन, मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन। तो एक्चुअली थिन फिलामेंट के अंदर 3 प्रोटीन होती हैं जिसमें एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन होती है। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिन भी फाइब्रस प्रोटीन है जो कि डबल हेलिक्स होती है, ट्रोपोमायोसिन भी फाइब्रस है विच इज ट्विस्टेड अराउंड द एक्टिन फिलामेंट, और उसके साथ साथ ट्रोपोनिन जो है वो ग्लोबुलर 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 49, इट रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। तो अल्फा है क्रैम्प, बीटा टेटनी, चार्ली रिगर मोर्टिस एंड डेल्टा स्पैस्म। तो एक्चुअली आफ्टर डेथ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी की वजह से क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूटते, जिस वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो कहलाता है रिगर मोर्टिस। क्वेश्चन नंबर 50, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट अल्फा द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बीटा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, चार्ली द मायोफाइब्रिल्स एंड डेल्टा द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर मतलब नर्व इंपल्स मसल फाइबर की तरफ कैसे पहुंचती है, तो दैट इज बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि मोटर न्यूरॉन और एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर के दरमियान बनता है, वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है ताकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट किया जा सके। ये था आज का टेस्ट नंबर 4 जो कि टॉपिक मसल एंड मूवमेंट से था। उम्मीद है कि आप तमाम सवालात के बेहतर तरीके से आंसर जान चुके होंगे। अल्लाह हाफिज।